राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 7500 करोड़ की एक रेलवे और एक राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। नेपाल के पीएम के इस्तीफे के बाद सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने एक संयुक्त अपील की है। तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल अभियोजन स्वीकृति देने के मामले में भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य होते हैं। कार्यकर्ता उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट पर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले हमें लगता था कि चुनाव परिणाम में दाल में कुछ काला है, पर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद हमें वोट चोरी के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने झारखंड, एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त अभियान में रांची के इस्लाम नगर इलाके से एक आईएसआईएस संदिग्ध आतंकवादी अजहर दानिश को गिरफ्तार किया है। सराय काले खां से एम्स महिपालपुर तक हाई मोबिलिटी कॉरिडोर पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। केंद्र सरकार की इस योजना पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण डीपीआर तैयार करने में जुटा है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब होता जा रहा है। हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक और हैवी मेटल्स सांस के साथ फेफड़ों की क्षमता को प्रभावित कर मूक तातिल बनकर लोगों की सांस उखाड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिले के तहत प्रवेश के लिए आधार कार्ड व बैंक खाता अनिवार्य नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिलशाद गार्डन स्थित IHBS अस्पताल का निरीक्षण किया और अफसोस जताया कि पिछले 10 वर्षों में अस्पताल की उन्नयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि 2012 से अब तक यहां MRI और सिटी स्कैन मशीन तक नहीं लाई गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इसी वित्तीय वर्ष में अस्पताल को नई बिल्डिंग, अत्याधुनिक मशीनें और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि दिल्ली वासियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। हमारे पूरे भारतवर्ष का बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटर है जहां की न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार OPD होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि MRI मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में MRI की मशीन ना होना, एक भी सिटी स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि NCR और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, MRI, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे,
ये सारी की सारी फैसिलिटीज इब्हास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरीख में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं इब्हास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया ओपीडी सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में देवतुल्य है। ऐसी परिस्थितियों में आप पेशेंट को देख पाएं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिना मशीनों के। आप सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अस्पताल हो वहां एमआरआई ना हो, बिना एमआरआई के वो क्या देख रहा है वहां पे, डॉक्टर क्या कर रहा है वो बेचारा। इसलिए आज मैं कतई कसूरवार नहीं ठहरा सकती यहाँ की मेडिकल टीम को, इतना जरूर कह सकती हूँ कि सरकार का सपोर्ट इस अस्पताल को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। और मैंने विश्वास दिलाया यहाँ की मेडिकल टीम को, डायरेक्टर को, कि हम सरकार की ओर से पहली प्रायोरिटी में इसी अस्पताल के सारे काम पूरे कराएंगे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आमजन को सरल, सुलभ और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में सहकार भारती की मार्गदर्शिका का विमोचन और सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण भी किया गया। सहकारिता परिवार के सम्मानित सभी सदस्यगण और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े मेरे प्रिय साथियों, आज सहकार संगम के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, तो मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सहकार और सहकारिता की शक्ति से राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहल का प्रतीक बन रही है। क्योंकि आपने देखा है कि सहकारिता के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसका कोई लाभ देने का, उसको जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो उसमें प्रमुख रूप से सहकारिता विभाग है। सहकार भारती के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का भाग है। इन बैंक की विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। छोटे व्यापारी हों या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी के लिए बैंक एक विश्वसनीय साथी है। हमारे राजस्थान में, क्योंकि मैं अगर देश की बात करूं तो हमारे पूरे देश के अंदर 1.5 लाख हमारी शाखा हैं। पूरे देश के अंदर 1.5 लाख हमारी पूरे देश के अंदर शाखा है। काम करने वाले लगभग 1 करोड़ व्यक्ति हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। कितना बड़ा परिवार है हमारा, और उसके माध्यम से हम सहकारिता और अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर हम काम कर रहे हैं। इस संस्था में विकास के कई आयाम भी स्थापित किए हैं। राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी एक्ट 2001 में पंजीकृत 37 अर्बन व नागरिक सहकारी बैंक हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में पंजीकृत 4 अर्बन सहकारी बैंक काम कर रहे हैं और इन बैंकों को 236 शाखाएं राजस्थान में कार्यरत हैं। इन बैंकों की सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है, जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े हुए हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।
इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये जन कल्याण को लेकर के हमारा सहकार भारती जिस तरह से काम करता है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। यह पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। जब नीति में स्पष्टता हो और ईमानदारी हो तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभार्थी तक पहुंचने वाला प्रत्येक रुपया सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। छोटे कारोबारी हों, स्वयं सहायता समूह हों, सबकी उन्नति के लिए कोऑपरेटिव बैंक को सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत कमुडवाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट व कस्टम हायरिंग केंद्र प्रारंभ किया गया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में 5,500 पैक्स को लाइव किया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से डेयरी संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता के लिए अस्पताल मांगने वाले विधायक पर पीएसए लगाना गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधि के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रहा है। महराज मलिक का अपराध क्या था? महराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठाकर उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया,
आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहां के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, वो पहुंचे। हमने अभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए ये पुलिंदा है, ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है, वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है, आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में महराज मलिक और उनके क्षेत्र की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है और हम लोग हर स्तर पर लड़ाई लड़ने। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। काशीपुर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचकर संगत के दर्शन किए और नगर कीर्तन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नगर कीर्तन केवल यात्रा नहीं बल्कि आस्था, एकता और गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पवित्र अभियान है। काशीपुर में शहीदी नगर कीर्तन 2500 किलोमीटर यात्रा करके आसाम से आज ननकाना साहब इस पवित्र गुरुद्वारा साहब आगमन पर आयोजित आज इस संगत में सबसे पहले पूज्य गुरु ग्रंथ साहब, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा आयोजित कीर्तन एवं गुरु ग्रंथ साहब के आशीर्वाद कार्यक्रम में पूरी संगत उपस्थित, हमारे मेरे सभी संगत में उपस्थित बड़े, सभी बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के
होबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर गंभीर खतरा बना हुआ था। गुरु साहब के बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य का काम है और अत्याचार के सामने झुकना अधर्म का काम है। यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर के रूप में याद किया गया। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी सहित हमारे सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का काम किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरविंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों के बलिदान को आदर देते हुए देश में पहली बार उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को पूरे विश्व के अंदर आज एक एक घर घर तक जो हमारे शहजादे थे उनका इतिहास पढ़ाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वीर बाल दिवस घोषित किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवारों के बच्चों को अब महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पढ़ाई में अव्वल श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर समाज के लिए मेहनत करता है, लेकिन अपने परिवार को पर्याप्त समय और संसाधन नहीं दे पाता। उन्होंने कहा कि अब यह योजना उनके बच्चों के बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगी। आज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निवास में श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, कल्याण मंडल द्वारा आज अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत ये सम्मान पत्र वितरण समारोह के आयोजन किए गए से और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पधारे मजदूर भाई मन जो खुद तकलीफ में रहते हैं, पसीना बहाते हैं, दूसर के लिए मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपन परिवार के लिए, अपन बेटा बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वैसे मजदूर मन के बेटा बेटी मन के लिए अच्छा शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और आज हमारे मंत्री जी मन के विभाग आज ये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना लागू करी से एक में मंत्री जी ला मन के विभाग ला और हमार
बीओसी के चेयरमैन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं देवत हूं। और आज ये योजना के तहत पूरे प्रदेश से हमारे श्रमिक मन के जो बेटा बेटी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, जो 5वीं के बोर्ड परीक्षा अच्छा नंबर ने पास करीन है, ऐसे बेटा बेटी मन के सिलेक्शन हुई से 100 जन के सिलेक्शन हुई से जमन ला सम्मान पत्र वितरण करबो। तो मैं ऐसे बेटा बेटी मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना आशीर्वाद देत हो, मन के उज्जवल भविष्य के कामना करत। और मैं अभिभावक मन के भी उमन ला भी शुभकामना देवत हूं कि आप मन ऐसा होनहार बेटा बेटी पैदा करे हो जो आज उत्कृष्ट नंबर लानीन है। और आप मन के सोच तो बड़े रहीस कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाबो, लेकिन कहीं वो संसाधन जुट नहीं पात रही से। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की सरकार वो सपना ला पूरा करत है। आज 100 जन हमार बेटा बेटी मन हमारे प्रदेश के 14 ठन स्कूल जहां बड़े बड़े घर के बच्चा मन पढ़ते, ऐसे स्कूल के सूची भी मोर पास में है। अरपा रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर, अशोका पब्लिक स्कूल सारंगढ़, कांगेर वैली एकेडमी रायपुर और गुरुकुल पब्लिक स्कूल कबीरधाम, छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल हीरापुर रोड टाटीबंद रायपुर, जनमित्र एसपीएस मेमोरियल स्कूल घरघोड़ा, जेपी इंटरनेशनल स्कूल सरनपाल कांकेर, त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल मुंगेली, दिल्ली पब्लिक स्कूल कोटरापाली जोड़ा रायगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव, राजकुमार कॉलेज जहां कभी राजा मन के बेटा बेटी मन ही पढ़त रहीन, ऐसे स्कूल मन में आज हमारे श्रमिक के बेटा बेटी मन पढ़ाई करी। ऐसे 14 ठन स्कूल में हमारे बेटा बेटी मन पढ़ी और मन के पूरा खर्चा 6वीं से लेकर 12वीं तक 7 साल भर हमारा अभिभावक मन निश्चिंत हो गई। उमन के पूरा खर्चा हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार श्रम विभाग उठाई। रेसिडेंशियल व्यवस्था, वहां भोजन पानी की व्यवस्था, वहां कपड़ा लत्ता की व्यवस्था, कॉपी किताब की व्यवस्था, सब कुछ की व्यवस्था हमारे सरकार श्रम विभाग करी। तो एक लिए फिर से मैं एक बार हमारे बेटा बेटी मन ला बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करना है ना। आप मन के माता पिता मन श्रमिक के पसीना बहात हैं, लेकिन आप मन के उज्जवल भविष्य के मन भी कामना करत हैं। तो आप मन अच्छा से पढ़ना है कि नहीं, पूरा परिश्रम करिए, अच्छा से पढ़ाई करिए और मन में ये हीन भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम मजदूर के बेटा बेटी है ना। बच्चों से फिर हम कहना चाहेंगे कि सब सपना लेके आगे बढ़िए, है ना। सपना देखना पड़ता है और उसको पाने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। तो सपना देख के कि किस रूप में आप लोग छत्तीसगढ़ की और इस देश का सेवा करना चाहते हैं और साहस करके आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनको सफलता मिलती है। अंतिम में यही कहते हुए कि वो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।